हिस्ट्री की भी सीरीज चलाई जा चुकी है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम इसी सीरीज़ में हम तीसरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, भारत का भूगोल या सामान्य भूगोल, जिसमें आप देखेंगे 1990 से 2022 तक के सभी एमसीक्यूज शामिल हैं। जितने भी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ ही साथ यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको भी शामिल किया गया है। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल। जब उसको हम कंप्लीट करेंगे तो साथ में हम विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जो भूगोल है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, प्री में, मेंस में, इसलिए ये बहुत बड़ा रोल आपके लिए प्ले करेगा। तो चलिए हम इसी सीरीज में हमने तीसरे सब्जेक्ट की शुरुआत की है, भारतीय भूगोल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलो घर से मिले। क्लास को अब हम देखेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, यानी कि सामान्य परिचय के रूप में अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल की पहले हम बात करेंगे कि हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। और इस पे देखिए आप थोड़े से नोट्स दिए हुए हैं, फुट नोट जिसको हम कह सकते हैं, ताकि आप इसको पढ़ लेंगे तो आगे एमसीक्यू जो हम करेंगे तो उसमें सहूलियत रहेगी आपको। देखिए भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित होता है और वो भी दक्षिण एशियाई देश होता है। अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कौन से स्तर पर है तो दक्षिण एशियाई देश होता है। और अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला, क्योंकि हमारे भारत का कुछ आकार जो है वो चतुष्कोणीय दिखता है, जो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। नीचे मतलब महासागर बहता है इस तरीके से, और हमारा भारत कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर दिखेगा। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत तो आता है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से हम देखेंगे तो भारत आता है पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में शामिल है या स्थित है। देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम इस तरीके से अगर हम विभाजन कर दें देशांतर रेखा का और ये अक्षांशीय रेखा, तो हमारा भारत जो है कि प्यारा भारत जो है कि लगभग कुछ यहाँ पे स्थित है। तो अगर हम इस देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो ये एरिया तो हो गया पूर्वी यानी ईस्ट हो गया, और अगर हम अक्षांशीय स्तर के स्तर आधार पे देखेंगे तो ये जो ऊपर का स्थिति दिख रहा है ये नॉर्थ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत की स्थिति है दुनिया में। साथ ही देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे भारत 7वें स्तर पे है, और इसमें पहले प्रश्न भी पूछे जाते थे कि उन सातों में से भारत के आगे पीछे कौन से देश होते हैं, यानी छठे और 8वें नंबर पे। तो देखिए रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है कि भारत का नंबर आता है 7वां। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा नंबर आता है, क्योंकि चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। हम अगली जनगणना में हो सकता है चीन को भी पछाड़ दे, क्योंकि इतनी अधिक तेज़ी से जनसंख्या हमारे भारत की बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों पर दबाव हो रहा है, रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, बहुत सारी और भी चैलेंजेस हो रहे हैं। देखते हैं 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि 2020 से कैसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है वो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित कर दिया गया है। आगे देखते हैं जो दो नए यूनियन टेरिटरी बने हैं वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। और भारत का जो क्षेत्रफल है, जो संख्या में आपको याद होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना ध्यान दीजिएगा कि इतना वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो समस्त संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यानी पूरी पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल है उसका भारत 2.4% कंज्यूम करता है। वहीं संपूर्ण जनसंख्या से 7 अरब मतलब है 7 अरब जो जनसंख्या है उसमें लगभग 17.5% जनसंख्या की भागीदारी भारत की होती है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, मुख्य भूमि का विस्तार जो उत्तर से दक्षिण है वो तो आपका 3,214 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम है वो है आपका 2,933। यानी उत्तर में आप लद्दाख से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखेंगे, पूरब में आप गुजरात के गौरा माता से लेके और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक देखेंगे, तो यहाँ की जो दूरी है वो बताई गई है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी हो गई 3,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम कितनी हो गई
33 किलोमीटर। तो ये है आपकी कुछ बेसिक जानकारी। और आगे देखते हैं हम कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और चीन को दे दिया है, साथ ही साथ 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो कि चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके से सभी के सभी क्षेत्रफल शामिल है, यानी कि इसमें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप कहते हैं जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, अक्साई चीन वाला जो हिस्सा चीन ने कब्जा किया, इन सभी को हम शामिल करके चलते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें शामिल नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि भारत ने इस पर अपना दावा छोड़ दिया है। लेकिन भारत हमेशा अपने हिस्से को जोड़कर चलता है और अपने नक्शों में दिखाता है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो गांवों की संख्या है 6,40,932 है। कितनी है दोस्तों? 6,40,932 है। ये आपके लेखपाल एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आरओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी में पूछे जाते हैं ऐसे फैक्ट भी। और आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्रश्न। अब हम देख लेते हैं प्रश्न। अब आप प्रश्न जब करोगे तो आपको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहले तो पूछ क्या रहा है ये हमें देखना है। सही, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, हमने कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही है। स्थल मंडल कहिए चाहे पृथ्वी कहिए, क्योंकि वायुमंडल और जलमंडल जो है कि सब इसी पे आता है। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। हम कह सकते हैं कि भारत हमारा थोड़ा बहुत शीतोष्ण में आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि उष्ण कटिबंध में आता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से कूट देख सकते हैं कि कौन कौन सा सही है। 1 और 2, 1 3, 2 और 3 और 2 और 4। तो देखिए 2 और 4 ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है 2.4, चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है 82 डिग्री 30 मिनट जो है कि भारतीय मानक समय है, जो आपके मिर्ज़ापुर के पास से जाती है। ये समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, मैंने कहा था कि कुछ हिस्सा शीतोष्ण में भी आता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा डी। और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो भारत की शुरुआत होती है यहाँ नीचे 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि कर्क रेखा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, यहाँ कहीं से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल जो है कि 2.4% है, जो 82 डिग्री 30 मिनट है, वो भी हमारे भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान होता है? रिपीटेड प्रश्न है, 7वां स्थान होगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न हम देखें। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण जाति का 18% या संपूर्ण मानव जाति का 28%। अगर सही मायने में देखा जाए तो इसका उत्तर होना चाहिए था 17.5%, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम बी वाले ऑप्शन को इस करेक्ट कर लेंगे। और आगे देखते हैं हम। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? एमपी पीसीएस के प्री एग्जाम से पूछा गया है। 6 लाख नहीं 6 लाख अब यहाँ पे देखिए 6,40,932 6,40,932 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जोड़ी मिलाने के लिए आया हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे जब तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, बिल्कुल सही बात है। ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, जो केरल के सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी का बिंदु है। ये 8 डिग्री से शुरू होता है, लेकिन अगर हम जब अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो जब आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट आएगा, और यहाँ तो है ही 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, बिल्कुल सही बात है। जब हम यहाँ
गुजरात से शुरू करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के बिंदु तक जाते हैं तो यहाँ 68 से शुरुआत होती है और यहाँ 97 पर ख़त्म होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जी नहीं, 2016 के हिसाब से देखें तो भारत में राज्यों की संख्या 29 थी। तो क्या हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह गलत है। सबसे पहले जो है कि सूर्य का उदय कहाँ होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो गुजरात से 2 घंटे कम से कम पहले है। तो यही इस पर डिबेट भी आया हुआ है कि अब भारत के 2 मानक समय बना देने चाहिए, जो एक भारत के मिर्ज़ापुर से जा रहा और दूसरा आपके सिक्किम के आसपास से जाना चाहिए, जो अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट के लोग यूज करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका हम अक्षांशी विस्तार देख लेते हैं। क्या देखते हैं, अक्षांशी विस्तार। अभी हमने देखा एक सामान्य परिचय में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हम अक्षांशी विस्तार। तो देखिए अक्षांशी विस्तार का मतलब क्या होता है कि जो इस तरीके से पृथ्वी के ग्लोब पे यानी कि जो लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके से ग्लोब पर, और कुछ ऐसी लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों जो ऐसी लाइनें होती हैं वो तो होती हैं देशांतर, लेकिन जो ऐसे ऐसे लाइनें खिंची होती हैं इस तरीके की, उसे हम कहते हैं अक्षांशी विस्तार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से 0 डिग्री हो गई है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक हम आते हैं। कहाँ तक आते हैं हम, 90 डिग्री तक, जो ये वाला पॉइंट है। ऐसे ही फिर दक्षिण में हम जाते हैं। तो इस अक्षांशी विस्तार की बात कर रहा है। तो हमारा भारत जो है कहाँ से शुरू होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, और कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री तक जाता है। तो देखते हैं हम इसको। देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो किसको कहते हैं हम, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। कहाँ पर खींची जाती है, विषुवत रेखा के समानांतर। देखिए ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, तो इसी की तरह ये भी एकदम सीधी ऊपर की ओर खींची जाएंगी और कुछ नीचे की ओर खींची जाएंगी इस तरीके से। तो इसको कहते हैं। आगे हम देखें, जो अक्षांशों को हम अंश, मिनट और सेकंडों में व्यक्त करते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहता है, भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और मैंने पहले ही चैप्टर में परिचय देते हुए बताया था कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आइए यहाँ पे हम इमेज में देख लेते हैं पूरी तरीके से क्या कहती है इमेज। देखिए ये रही आपकी 0 डिग्री की लाइन, ये 0 डिग्री की लाइन है और इसके ऊपर जितने भी देश होंगे वो सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में होंगे और हमारा भारत भी कुछ यहीं एडजस्ट करता है। और इसके नीचे जितने भी देश होंगे ये सारे के सारे दक्षिणी गोलार्ध में कहलाएगा। लेकिन अब पॉइंट आएगा कि एक यहाँ पर ऐसे करके ये देशांतरी रेखा होती है, जो अगले फिगर में आप देख सकते हैं। अगले फिगर में हम देखें तो ये रहा इस तरीके से भारत की, ये तो हो गई अक्षांशी रेखा यानी कि पृथ्वी पर 0 डिग्री। लेकिन ये जो लाइनें हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे यू तरीके से, तो अगर आप देखोगे तो भारत हमारा कहीं यहाँ एडजस्ट करता है। तो जो भी इस लाइन के इधर होंगे देश उनको हम पूर्वी रेखाएं कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और जो इस लाइन से पश्चिम में होंगे उनको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भारत की एक्चुअल लोकेशन क्या हो गई, ये हो गई हमारी भारत की एक्चुअल लोकेशन कि भारत उत्तरी अक्षांश में है इस तरफ और पूर्वी देशांतर में है इस तरफ। तो यही तो भारत हमारा प्यारा भारत यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाली चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं होंगी। और इसी प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 179, क्योंकि 89 + 89 + 1। अब आइए इसको हम फिगर में देख लेते हैं। यह कह रहा है कि जब हम 0 डिग्री के ऊपर अगर हम जितनी भी लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से खींचेंगे तो हम लगभग 89 लाइनें खींचेंगे। और जब हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 89 और प्लस एक ये हो जाएगी क्योंकि ये वाली कौन सी रेखा 0 डिग्री। तो टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा।
आगे देखते हैं, सॉरी 179 होगा यहाँ पे। उसी तरीके की दो समांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, यानी 0 डिग्री फिर 1 डिग्री, जो ये एक दो रेखाएं हैं इनके बीच की ये जो दूरियां हैं वो लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं उन्हें प्रधान याम्योत्तर रेखाएं कहते हैं, यानी ग्रीन विच मीन टाइम, जो इस तरीके से होती है, जो यहाँ उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया, इनको मिलाती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन से। और प्रधान याम्योत्तर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर भी मानते हैं। किसको मानते हैं 0 डिग्री? इसको मानते हैं। ये कहाँ से गुजरती है? ये लंदन के ग्रीनविच टाइम से गुजरती है और इससे लगभग 5.5 घंटे आगे हमारा समय रहता है भारत का। अगर भारत में 12 बज रहा है, मतलब लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे, वो भी शाम के। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देख लेते हैं, हम इसी को और डिटेल से समझते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिमी उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, लेकिन ये देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। क्यों? अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि ये रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिगर बना के। आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं तो समानांतर होती हैं पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से, लेकिन आप पूरी पृथ्वी पर अगर आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो बिंदु टच हो रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पे टच हो रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे टच हो रहे हैं और यहाँ पे टच हो रहे हैं, इसलिए ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है कि ये समानांतर नहीं होती हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि देशांतर रेखाएं समानांतर होती हैं? नहीं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं? बिल्कुल, वो समानांतर होती हैं। इसी तरीके से देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पे जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। अगला पॉइंट समझते हैं। भारत का पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत हमारा बसा हुआ है। इसकी मुख्य भूमि की बात करेंगे केरल के कन्याकुमारी से तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और पश्चिम से पूर्व यानी गुजरात से अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु होगा जिसको किबिथु कहते हैं, वहाँ तक के मध्य फैली हुई है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यूँ कहें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए भारत जो है कि उष्ण और उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में, यानी कि उष्ण कटिबंधी भी है और शीतोष्ण कटिबंधी भी हमारा भारत है। ध्यान देना है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो यहाँ सूर्य नज़दीक होता है, इसीलिए यहाँ पर दिन ज़्यादा लंबे समय तक होता है, लेकिन इसकी किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं 90 डिग्री के आसपास, इसलिए वहाँ पर दिन कम समय के लिए होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए प्रश्न को हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे और भी चीज़ों को अच्छे से। लिखा है कि भारत विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक हमें ये सही चेक करना। 37 डिग्री 17 मिनट, बिल्कुल नहीं। 37 डिग्री 17 मिनट आप यहीं पे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 37 डिग्री 17 मिनट बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं। हमने बताया था कि 37 डिग्री 6 मिनट है, जबकि ऑप्शन क्या दे रहा है आपको? 37 डिग्री 17 मिनट। और कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। आगे देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता होगा। अगर आप देख सकते हैं आईएएस प्री 2010 में ये मैपिंग का क्वेश्चन है कि अगर आप कुछ भारत की लोकेशन अगर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, आप मुझसे तो भारत नहीं बनता है ढंग से, अगर आप देख सकते हैं मैं एक रैंडम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा सिक्किम पॉइंट है और यहाँ से अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, तो किस क्षेत्र से गुजर रही है? क्या राजस्थान का क्षेत्र होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया, यहाँ पंजाब हो गया और यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान लगभग एक ही अक्षांशीय रेखा पर हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लो क्या। आज हम पढ़ेंगे भारत और कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उसका भारत से क्या संबंध है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन से उससे प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपने कुछ छोटे नोट्स के लिए।
विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब प्रश्न यहीं पे आता है कि इन 8 राज्यों को हम याद कैसे करें। अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो इमेज के हिसाब से अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाए, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए 8 राज्यों को मैं यहाँ पे आपको याद कराता हूँ। देखिए ये रहा आपका गुजरात, फिर आपका छोटा सा राजस्थान, फिर यहाँ पे एमपी, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, ये झारखंड, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ आपको त्रिपुरा और यहाँ आपको मिजोरम। तो इस लोकेशन के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको एक क्रम से याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के जब उत्तर में आता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक रहता है और इसीलिए 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो गुजरात के पास बहती है, और इसे 2 बार इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आके ऐसे काटती है और ये कर्क रेखा जाती है, यानी यहाँ से भी आके फिर यहाँ पे 2 बार काट रही है गुजरात में। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये लोकेशन है, इन फैक्ट को देखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो हमने देखा बिहार, ये उस समय 1990 की बात है, लेकिन 2000 के बाद जो है कि बिहार और झारखंड अलग हो जाते हैं, तो अब ऑप्शन में आता है तो झारखंड आपको सही करना है। ये यूपी पीसीएस प्री 2000 1990 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, तो जहां कहीं भी तीसरा दिखे ऑप्शन वहां पे आप उस ऑप्शन को काट सकते हैं, तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी से। तो हमने देखा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये 8 राज्यों में नाम आते हैं इन तीनों के। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, हिमाचल से नहीं जाती है, जम्मू कश्मीर से नहीं जाती है, बिहार से नहीं जाती है, झारखंड से जाती है। आप देखेंगे कि इसमें एक खासियत ये होती है, आप जितना इसको पढ़ेंगे उतने ही आपके प्रश्न आपके रिवीजन होंगे, और रिपीटेड प्रश्न होने की वजह से आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आप उसे ज़्यादा याद कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है? त्रिपुरा से जाती है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो मणिपुर इस सही आंसर। और देखिए आप यूपी आरओ एग्जाम 2016 में यह पूछा गया था। निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, गांधीनगर। और देखिए आप ये कितनी बार पूछा गया है, 1992, 2002, 2010, यूपी पीसीएस में लगातार ये पूछा जा रहा है प्रश्न। देखिए अगरतला की जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 50 है, गांधीनगर की लोकेशन 23 डिग्री 19 है, जबलपुर की लोकेशन 23 डिग्री 11 है, उज्जैन की लोकेशन 23 डिग्री 9 है, जबकि कर्क रेखा की स्थिति होती 23 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे नज़दीक कौन पहुंचा? गांधीनगर पहुंचा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। आप इजीली बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से जाती है, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है कि ज़्यादा नज़दीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? एमपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। तो 23.5 डिग्री, अब यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री उत्तर है और 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो जल्दी में आप कहीं ये मत करके चले आना आंसर, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो मकर रेखा होती है, इसलिए सही जवाब होगा 23.5 डिग्री उत्तर। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जल्दी में ये भी बच्चे करके आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि गलत हो गया सर प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि अगर ये कर्क रेखा जा रही तो इसके उत्तर में कौन सा स्थित है? मणिपुर स्थित है, क्योंकि त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड तो यहाँ से गुजरी रही है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के उत्तर में होने का मतलब वहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती, तो मणिपुर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी जहाँ कर्क रेखा के पास सूर्य आ जाएगा? हैदराबाद नहीं, ये दक्षिण में होता है, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर। दिल्ली में जो है कि गर्मी बढ़ जाती है इस समय। देखिए सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर जाता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में सबसे सही उत्तर मानी जाएगी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही या चंबल? और अगला ऑप्शन अगर मैं दूं आपको यहाँ पे, तो देखिए नर्मदा भी दे रहा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था क्या ऑप्शन? पहला माही पढ़ा था, दूसरा हमने वहाँ पे चंबल पढ़ा। तो आप बताइए, तो सही जवाब हो जाएगा माही। क्यों? क्योंकि माही जो है इस तरीके से जब कर्क रेखा जाती है तो उसको कुछ इस तरीके से 2 बार काटती है, एक इस पॉइंट पे काटती है, एक इस पॉइंट पे काटती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी है, 23.5 डिग्री जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसको 2 बार कौन सी नदी काटती हैं? आपको दोनों ही नदियों के नाम बताने जो काटती हैं। चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं इसी में, मानक समय। हम भारत का मानक समय देखेंगे जो 23.5 डिग्री होती है, और उसको 82.5 डिग्री होती है वो देशांतर रेखा। और ये भारत के किस क्षेत्र से जाती है, किस राज्य से जाती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, इनसे संबंधित हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं अब हम भारत का मानक समय। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो इस तरीके से ऐसे आती है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम जो कि लंदन में है, जीएमटी से कितना अधिक है? 5 घंटा 30 मिनट। मैंने पहले ही बताया था कि अगर लंदन में इस समय 12 बज रहा होगा तो हमारे भारत में 5:30 बजेंगे शाम के। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को जो है कि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें पूछा जा रहा था कि सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है। ऑप्शन दिया था मणिपुर, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है ना सूर्य का उदय। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उग जाता है, इसलिए वहाँ पे 2 घंटे पहले लोग उठ जाते हैं। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक समय चुना गया, ताकि पूरे भारत में एक जैसा समय लगातार बना रह सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा सबसे एकदम पश्चिमी बिंदु और ये रहा एकदम पूर्वी बिंदु। एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, और ये रहा सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पहले सूर्य का उदय यहाँ होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो समय का अंतर आता है वो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए जो है कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो लगभग यहाँ से जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से होकर जाती है। आगे हम देखते हैं भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर हो गया आपका यूपी, अगर आप इमेजिन करें यहाँ पे एमपी आएगा नीचे, फिर इसके बगल में यहाँ छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ पे ओडिशा आता है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेखा जाती है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, कुल मिलाकर 360 डिग्री होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लगता है, लगभग 4 मिनट का समय। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ध्यान देना, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही होती है, और 0 डिग्री जो प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे रहेगा, और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहेगा। ये जीएमटी क्या है? लंदन में स्थित ग्रीनविच टाइम जो है कि मेडिटेरियन जो टाइम है वहाँ की बात हो रही है। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय
से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। 24 घंटे का अंतर यहाँ पे पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम याम्योत्तर के लगभग सात सात स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं और इसी को हम आईडीएल भी कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कह देते हैं। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ प्रश्न समझते हैं। क्या है प्रश्न? जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि हो रही होती है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह बताइए। यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। कैसे बता रहा है? क्योंकि अर्धरात्रि में अगर 12 बज रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जब सुबह 6 बज रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, 6 घंटा या तो आगे होगा या 6 घंटा पीछे होगा जो है कि, और 1 घंटे के लिए 15 डिग्री हमें आगे बढ़ना होता है। तो लगभग अगर हम गुणा करेंगे 15 पचे 75 के आसपास हम देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अगर अर्धरात्रि और एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल के लिए 15 गुणा 6 यानी कि 90 डिग्री का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि भारत का मानक समय तो 82.5 डिग्री है और वहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे 90 तो 172 डिग्री करीब आएगा वो समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव जिसको गोरा माता कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर जिसको किबुथु कहते हैं, और वहाँ पे एक पुलिस चौकी है किबुथु पुलिस चौकी, जिसको सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जा रहा है। यहाँ पर समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो मैंने कई बार बताया कि 2 घंटे का अंतराल यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने घंटे का अंतर मिलता है? 2 घंटे का अंतर मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है। Vicks Baby Rub, specially made to help relax your baby. Vicks Baby Rub. आइए देख लेते हैं अब हम इसको भी। आप देख सकते हैं कि गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर 74 डिग्री के बीच में। अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है 91-30 से लेकर 97-30 तक पूर्व में है। और इस प्रकार जो अंतर आता है वो इतना आ जाएगा और लगभग 118 मिनट के यानी कि 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका जो आईएएस प्री 2003 में पूछा गया। जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। औरंगाबाद का जो अक्षांश है वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। और बंगलुरु की स्थिति जो है कि चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, यानी चेन्नई से बंगलुरु और भी दक्षिण में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, एमपी के उठा रहा है ये, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो देखिए रीवा सबसे नज़दीक होता है क्योंकि रीवा की जो लोकेशन है वो 8102 से 8220 तक है और हमारा जो है कि 82.5 डिग्री जो है कि हमारा क्या है मानक समय का टाइम है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है यहाँ पे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10.38 यानी कि 10:30 पूर्वाह्न होगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30 यानी कि 2:30 बजे का समय हो रहा होगा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, बाकी 5 राज्यों से गुजरेगी। कौन कौन से 5 राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से गुजरती है और महाराष्ट्र से वो नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी ये रेखा नहीं गुजरेगी, ये ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश से कहीं कट के अलग हुआ है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर दोनों के ही नज़दीक से गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। यहाँ पर यह फोकस करना है कि हमारा भारत पूरब में है, इसलिए भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया? इलाहाबाद, नैनी के समीप से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में अंतर कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर होगा, लेकिन माइनस नहीं आगे, क्योंकि जीएमटी का जो वैल्यू है वो 0 है और भारत का जो वैल्यू है वो 5.5 घंटे पॉजिटिव है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस पे होगा? 7 बजे, क्योंकि 2 घंटा पहले यहाँ पर होता है अरुणाचल में। तो हमारा गुजरात का आंसर क्या हो जाएगा? 7 बजे प्रातः हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप, तो बंगलुरु हो जाएगा। हम दूरस्थ बिंदु, 31 अक्टूबर 2019 को भारत में सर्वाधिक पूर्वी